हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करा था आप लोगों को डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में। उसमें मैंने सिर्फ डिस्कस करे थे आप लोगों के साथ दो एलिमेंट्स, दैट इज़ सुपरविजन एंड लीडरशिप। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी बाकी के रिमेनिंग दो जो बचे हैं एलिमेंट्स, दैट इज़ मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन वर्ड कहाँ से आया है? मोटिव से आया है। मतलब जब तक हमारे पास कोई मोटिव नहीं होता है हमारा उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तब तक हमको एक मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन को हम कह सकते हैं कि इनर ड्राइव होती है जो हमको स्टिमुलेट करती है, जो हमको फोर्स करती है कि हमको वॉलंटरी मतलब अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से वो अपना गोल अकम्प्लिश करना है या अपना वो वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। तो मोटिवेशन एक बेसिकली एक फोर्स होती है, ठीक है, जो हमको पुश करती है कि हमको अपना जो हमारा पेंडिंग वर्क है अगर या जो हमने गोल सेट कर रखा है हमको वो अचीव करना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मोटिवेशन, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि मोटिवेशन क्या है? से इट इज़ मोटिवेशन विच स्टिमुलेट्स पीपल टू टेक अ वर्क वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, स्टिमुलेट मतलब पुश करता है। ठीक है, ये एक तरीके का क्या है? एक तरीके का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है पीपल को कि आपको वॉलंटरी अपनी मर्जी से काम करना है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई हम पे कितना भी प्रेशर डाले, कोई हमको कितना भी समझे, लेकिन जब तक हम अंदर से विद इन सेल्फ हमारी जब तक चाहत नहीं होगी तब तक हम वो चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक हमारा खुद का डिज़ायर नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो एक स्पिरिट है जो हमको उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने में हेल्प करती है। जैसे एग्जांपल है लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये लोग क्या है, ये हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हमको सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है। ठीक है, या हमको अपने अर्निंग्स के लिए, अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। किसी चीज़ को करने का इंड्यूसमेंट या किसी एक्शन को करने का इंड्यूसमेंट, किसी चीज़ को वॉलंटरी लेने का, उस पर वर्क ऑन करने का इंड्यूसमेंट क्या होता है? मोटिवेशन होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सुपीरियर्स हैं, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट से एक डिज़ायर्ड मैनर मतलब जैसा वो चाहते हैं उसके हिसाब से वर्क करवाते ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, अब मोटिवेशन के तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। ठीक है, मोटिव क्या होता है? एक गोल होता है, जैसे कि मेरा गोल है कि मुझे 95% स्कोर करना है। अनटिल एंड अनलेस ये मेरा मोटिव नहीं होगा तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मोटिवेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है मेरा कि कैसे मैं उस गोल को अचीव करती हूँ। ठीक है, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नीड, उनकी अगर नीड सेटिस्फाई हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ का प्रोसेस हो जाएगा? हम उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, और मोटिवेटर्स क्या हो जाएंगे? जो चीज़ जिन मतलब फैक्टर्स की वजह से हम एम्प्लॉयज़ को या अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी की नीड है पे, किसी की नीड है बोनस, किसी की नीड है प्रमोशन, रिकॉग्निशन। ठीक है, जब हम उनको ये सब चीज़ें देते हैं तो उनको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, मतलब हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उनका मोटिव जो होता है वो फुलफिल हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव भी फुलफिल हो जाता है। मतलब दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो जाती है। और एक चीज़ और, मोटिवेशन कब अराइज होता है? अनटिल एंड अनलेस हमारी नीड नहीं होती है तब तक मोटिवेशन नहीं होता है। मतलब जब हमारी कोई ज़रूरत है तभी हम मोटिवेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मतलब डिज़ायर होना एक बहुत ज़रूरी है, एक नीड होना बहुत ज़रूरी है मोटिवेट होने के लिए। जैसे नीड किसकी? घर की नीड है या फूड की नीड है, शेल्टर की नीड है। ठीक है, उसी तरीके से सिक्योरिटी की नीड है, रिकॉग्निशन की नीड। जब अनटिल एंड अनलेस ये नीड्स हमारे पास नहीं होंगे हम मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, और मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पे एंड बोनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की तो पहला क्या आ जाता है? इट इज़ इंटरनल फीलिंग। मतलब ये एक अर्ज है, ये एक ड्राइव है, डिज़ायर है जो लोगों को वॉलंटरी चीज़ें करने के लिए हम ये कह सकते हैं मोटिवेट करती हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ तो मे बी उस पर इतना असर नहीं पड़े अनटिल एंड अनलेस जब तक उसका खुद का डिज़ायर नहीं हो उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है,
तो ये एक इंटरनल फीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब ये जैसे कि कोई एम्प्लॉय है वो प्रमोशन चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द प्रमोशन इन द जॉब में बी गिवन टू द एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। इफ द एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय प्रमोशन में इंटरेस्टेड है तब तक उसका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी द पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे होगा, जैसे रिवॉर्ड्स देना, इंक्रीमेंट देना, प्रमोशन करना, रिकॉग्निशन करना। और नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होगा, जैसे इंक्रीमेंट्स रोक देना, पनिशमेंट कर देना, थ्रेटनिंग करना। तो इस डर से भी लोग जो हैं वो डिजायर्ड वे में चलते हैं, ठीक है। जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन जो फॉलो नहीं करते उनको नेगेटिव मोटिवेशन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन दे देती है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हेट्रोजिनिटी इतनी है। हेट्रोजिनिटी मतलब भिन्नता, हर एक एम्प्लॉय अलग अलग है, हर एक की नीड अलग अलग है। और एचआर के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि वो कैसे हर एक एम्प्लॉय की नीड को पहले आइडेंटिफाई करे और उसकी हर एक नीड को सेटिस्फाई करे ताकि वो उससे गोल को अचीव करवा सके, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोटिवेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके ये बेसिकली 6 स्टेप्स है। पहले हम एक बार शॉर्ट में इन स्टेप्स को समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। अनसेटिस्फाइड नीड, मैंने आपको बताया था मोटिवेशन कब आकर होगा, जब हमारे पास कोई नीड होगी, ठीक है। तो और वो नीड अनसेटिस्फाई है, मतलब जैसे कि मुझे घर लेना है, ठीक है, अनसेटिस्फाइड नीड है। अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए मुझे टेंशन होगी, ठीक है। अब वो ड्राइव का क्या मतलब होता है, ड्राइव का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। अब ये जो टेंशन्स हैं ये किसको स्टिमुलेट करती है, एक्शन को। मतलब ये पुश करेंगे हमें कि हमको एक्शन लेना है, मुझको घर खरीदना है कैसे ना कैसे, ठीक है। सर्च बिहेवियर, अब मैं सर्च करना स्टार्ट कर दूंगी अपनी उस नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सर्च मैं कर लूँगी, मेरी सर्च फुलफिल हो जाएगी तो सेटिस्फाइड हो जाएगी मेरी नीड, ठीक है। नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो टेंशन का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया है कि एक रामू है वो बहुत उसने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करा जिसकी वजह से वो हंग्री है, ठीक है। अब 1 बज गया, ठीक है, वो रेस्टलेस हो गया। अब यहाँ अनसेटिस्फाइड नीड उसकी क्या है, ब्रेकफास्ट उसने नहीं किया, तो अनसेटिस्फाइड नीड्स क्या है उसकी, हंगर, ठीक है। उसको टेंशन होने लगी कि मैं भूख हूँ, वो रेस्टलेस होने लगा। अब यही भूख, यही रेस्टलेसनेस उसको पुश कर रही है कि तुम्हें एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है उसको, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्च करना है, ठीक है। अब उसने रेस्टोरेंट सर्च करे, ठीक है, उसके पास 15 रुपीज़ से तो उसमें से उसने 10 रुपीज़ यूज़ करके उसने सेटिस्फाइड मील ले ली, ठीक है। अब उसने मील ले ली, उसकी सर्च बिहेवियर कंप्लीट हो गई, उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, उसका स्टमक फुलफिल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी टेंशन जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये है पूरा मोटिवेशन का 6 स्टेप्स प्रोसेस। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, और आप लोग भी जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है इस पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंस आ जाती है, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस लेवल। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, वो उसके जो एफर्ट्स होंगे वो किधर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए वो सेटिस्फाई होगा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। प्लस जो उसके रिलेशंस अपने सुपीरियर से वो भी अच्छे बने रहेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स टू चेंज नेक्स्ट जो आ जाता है वो है इट फैसिलिटेट्स चेंज इन एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जो नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं लोगों के, या वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो नेगेटिव मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेव्स कॉस्ट कैसे सेव करते हैं। अब जब एम्प्लॉय मोटिवेट है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़कर जाएगा जल्दी जल्दी, है ना वो जल्दी अपने काम से एब्सेंट होगा, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा नहीं तो आपको दोबारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं कैरी ऑन करना पड़ेगा। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं कैरी ऑन करना पड़ेगा तो आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बच गई, सिलेक्शन कॉस्ट बच गई, है ना, इंटरव्यूइंग कॉस्ट बच गई, आपका टाइम बच गया। तो इस तरीके से क्या है, इट सेव द कॉस्ट। नेक्स्ट है रिड्यूस एब्सेंटिज्म रेट। मतलब जो एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म रेट मतलब छुट्टी लेना बार बार। जब एम्प्लॉय वर्क चैलेंजिंग समझेगा, उसे अच्छा लगने लगेगा, उसे लगेगा कि हाँ वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो छुट्टी लेना बार बार अपने काम से कम कर देगा। मतलब एब्सेंटिज्म रेट उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज। जब आप मोटिवेट होंगे तो आपके अच्छे लिंक्स होंगे सुपीरियर से, अपने टीममेट से, ठीक है। अगर कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही मिले या 11th सिर्फ 12th क्लास में मिले, बल्कि पीजी में भी आपके एक टॉपिक होता ही है। तो मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, ये बेसिकली जो मैस्लो ने दी है उसने ये बोला है कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन है, ठीक है,
वो मोटिवेट होता है नीड्स के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीड्स हैं वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती हैं, ठीक है। प्लस हर एक ह्यूमन की अलग अलग नीड्स होती है, ठीक है। कोई एम्प्लॉय कुछ चाहता है, कोई एम्प्लॉय कुछ चाहता है, कोई रिकॉग्निशन चाहता है, कोई होम चाहता है, कोई हंगर अपनी फुलफ़िल करना चाहता है, कोई शेल्टर चाहता है, कोई हर एक के अलग अलग नीड्स होती हैं, ठीक है। तो उसने ये नीड्स को 5 हायरार्किकल स्टेप्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसने इंडिविजुअल एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल भी दिया। पहले इन नीड्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे। तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब क्या होती है? बेसिक नीड्स मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? बेसिक नीड्स। जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो आप ऊपर वाली नीड्स पर आते हैं, जो है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ये आपकी किससे रिलेटेड हो जाती हैं? जैसे फिजिकल और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड। जब आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाती है, अब जो आपकी नीड आती है वो आ जाती है आपकी अफेक्शन से रिलेटेड, जैसे फ्रेंडशिप, ठीक है। एक तरीके का आपका फ्रेंडशिप ग्रुप, सोसाइटी में उठना बैठना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का क्या मतलब आ जाता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब यहाँ पर आपको स्टेटस चाहिए, आपको एक रिकॉग्निशन चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, आपको अपना नाम चाहिए, गुडविल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब आप ये सारी नीड्स अचीव कर लेते हैं तो लास्ट आ जाती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब जो भी आपका गोल है, आप उस गोल को अचीव कर पाए हैं, आपने अपनी वाली नीड्स सेटिस्फाई कर ली। जब आप अपनी उस वाली नीड को, जिसके आपका डिज़ायर होता है, उस नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। अभी इंडिविजुअल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए साइकोलॉजिकल नीड क्या है? सबसे पहले बेसिक नीड हंगर, ठीक है। सेफ्टी उसके लिए क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। एफिलिएशन नीड क्या होगा इसके लिए? दोस्ती। फ्रेंडशिप। एस्टीम नीड क्या होगी? स्टेटस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होगी? सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल में देख लेते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए साइकोलॉजिकल नीड क्या है? बेसिक सैलरी। सेफ्टी नीड क्या है? पेंशन प्लान की, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़े भी तो उसके पास पेंशन आती रहे। एफिलिएशन नीड क्या है? कॉर्डियल रिलेशन विद द कलीग्स, ठीक है। एस्टीम नीड्स क्या है? जॉब टाइटल उसे अच्छा चाहिए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या है? अचीवमेंट्स ऑफ द गोल बोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ दैट एम्प्लॉय, ठीक है। अब कुछ अजम्पशंस हैं मैस्लो थ्योरी से रिलेटेड, वो ये है कि पीपल का जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड होता है? नीड्स पर डिपेंड होता है। जैसे जिसकी नीड होती है उस हिसाब से उसका बिहेवियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो नीड्स हैं ये हायरार्किकल ऑर्डर में है, जो स्टार्ट होती हैं बेसिक नीड्स से और ख़त्म किस पर होती हैं? हाई लेवल नीड पे होती है। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि जो एक सेटिस्फाइड नीड है, अगर किसी एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल मेरे पास बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स सारी हैं, ठीक है। तो मेरे लिए मैं उन बेसिक नीड से मोटिवेट नहीं होंगी, बल्कि मुझे क्या चीज़ चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे स्टेटस चाहिए, ठीक है। तो मैं किस मोटिवेट होंगी? एस्टीम नीड से मोटिवेट होंगी, ठीक है। तो सेटिस्फाइड नीड जो होती है वो कभी भी मोटिवेट नहीं करती है, अनसेटिस्फाइड नीड करती है। नेक्स्ट है एक पर्सन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे तभी मूव ऑन करेगा जब उसकी लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब जब मेरी बेसिक नीड फुलफिल हो जाएगी तभी मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स पे मूव ऑन करूँगी, ठीक है। तो ये है मैस्लो की 5 हायरार्किकल स्टेट्स ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स की। फिर ये भी एक मोटिवेटर होते हैं, ठीक है। फिनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें तो ये मनी के टर्म्स में होते हैं, ठीक है, मतलब फिनेंस के टर्म्स में। इसमें जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? आपके बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। ये वेज से रिलेटेड होते हैं, मतलब वेज इंसेंटिव प्लान्स कुछ प्रोवाइड करना लेबर को, ठीक है। नेक्स्ट है बोनस, जैसे मंथली बोनस दिया, क्वार्टरली बोनस दिया, दिवाली या होली पर आप बोनस दे रहे हैं सैलरी और वेजेस में एड ऑन करके, ठीक है, अबव द वेजेस एंड सैलरी, इनके अलावा। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक है। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसमें से कुछ परसेंट ऑफ स्टॉक कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर वो 100 रुपीज़ का एक स्टॉक दे रही है तो वो अपने एम्प्लॉय को 80 रुपीज़ का वो स्टॉक दे देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओनर्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है तो उनके लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी में पैसा जमा करवाना, ठीक है। तो वो रिटायरमेंट मतलब बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक एम्प्लॉय को देना। नेक्स्ट है पर्कोस्टिक। ये क्या होगा? जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गई, मेडिकल एड फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन देना चिल्ड्रन को, ठीक है। मतलब ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी के अलावा बाकी चीज़ें
देना इन द टर्म्स ऑफ हाउसिंग, मेडिकल एड एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या हो गई पर कोस्टे। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के, मतलब जो पैसे के टर्म में नहीं है। ठीक है, तो पहले इसमें जैसे आ जाता है स्टेटस। ठीक है, आप एक अच्छा स्टेटस दे रहे हो, अच्छी पोजीशन दे रहे हो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो मतलब एक ऐसी जॉब पोजीशन दे रहे हो जिससे उस एम्प्लॉय का जो है स्टेटस हाईलाइट हो रहा है इन द सोसाइटी में भी और ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्लाइमेट। आप एक अच्छा क्लाइमेट दे रहे हो, एक कल्चर दे रहे हो, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, जैसे कि पॉलिसीज़ होती हैं, नो हेरेसमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन के लिए आप अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दे रहे हो। ठीक है, आप लंच प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप फन एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो अपने काम के साथ साथ। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आप एक अच्छा बनाकर लेकर चल रहे हो। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर से रिलेटेड आप एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो ताकि वो अपने स्किल्स को और नॉलेज को और ज़्यादा प्रमोट कर सके और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। ठीक है, उनके लिए प्रोग्राम्स, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अरेंज कर रहे हो। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट जैसे कि हम आप मतलब आप एम्प्लॉय की जो जॉब है उसको और ज़्यादा एनरिच कर रहे हो। कैसे एनरिच कर रहे हो, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, ऑटोनॉमी दे उनको अपॉर्चुनिटी देके उनको। ठीक है, चैलेंजिंग टास्क देके। ठीक है, तो इससे क्या है, वो मोटिवेट रहते हैं एक जॉब में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। यहाँ पर क्या है, आप उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करते हो और उनको रिकॉग्नाइज करते हो इन फ्रंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, तो इससे क्या है, उनको अप्रिसिएशन मिलता है और उनको मोटिवेशन होता है। जैसे कि आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो एम्प्लॉय को उनकी गुड परफॉर्मेंस के लिए, नोटिस बोर्ड पे उनका नाम लिख रहे हो। ठीक है, सर्टिफिकेट दे रहे हो, उनको अवार्ड दे रहे हो फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब परमानेंसी की। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं, आपने बोल दिया कि हम आपको 10 साल के लिए या फिर परमानेंट अपनी जॉब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉय को ये नहीं लगता है कि कंपनी रिसेशन में गई, मतलब डिप्रेशन में अगर जा रही है, लॉसेज में अगर जा रही है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब ज़्यादा ऑटोनॉमी और पावर्स देना अपने सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट उनको ये लगे कि हाँ दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन और उनको भी डिसीजन लेने का चांस उनके सुपीरियर्स ने दिया है और उनको अपने स्किल्स और टैलेंट्स दिखाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे सारे नॉन इंसेंटिव्स जो मोटिवेट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एम्प्लॉय को। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ज़रा सी भी कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आने में ज़रा सी भी फिल्टर्ड हो गई, ठीक है, तो पूरा जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वर्क है वो मे बी ओवरलैप्स हो जाए। ठीक है, या मे बी जो वर्क है वो वेस्ट हो जाए, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो जाए। ठीक है, जो काम है वो सही से नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली अच्छी तरीके से फ़्लो करे, टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल, ताकि जो टास्क अकम्प्लिश होने हैं वो टाइमली अकम्प्लिश सही मैनर में विद इन दी रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं उसमें हो जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो कम्युनिकेशन का वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन, मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखना। अगर कोई भी मैसेज आप फ्लो कर रहे हो तो उसको इतनी इजी लैंग्वेज में और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करिए कि आप जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इजीली इंटरप्रेट कर सके कि आप क्या चाह रहे हैं कम्युनिकेट करना। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड इन डिफरेंट वेज जनरली, लाइक इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग द पीपल। ये हमेशा क्या है, किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स का अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, या हम ये कह सकते हैं कि एक जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सेंडर है वो मैसेज भेज रहा है। ठीक है, सेंडर मैसेज को एनकोड करता है। ठीक है, रिसीवर एनकोड कर दिया, उसके बाद ये एनकोडेड मैसेज मीडियम मतलब मीडिया के थ्रू रिसीवर के पास गया। अब रिसीवर मैसेज लेने से पहले उसको डिकोड करेगा और वो फीडबैक देगा। ठीक है, और बीच में नॉइज़ है, इस नॉइज़ से मतलब बहुत सारे इंटरप्शंस आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें यही सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग एंड रिसीवर। तो सेंडर कौन होता है, जो मैसेज भेजता है। मैसेज क्या होता है, जो कंटेंट होता है, आइडियाज़, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर,
ऑर्डर जो भी हो सकते हैं। एनकोडिंग मतलब क्या होता है, ये कौन करता है, सेंडर करता है, जिसमें वो मैसेज को कन्वर्ट करता है इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स जैसे कि वर्ड, पिक्चर, जेस्चर्स एंड सो ऑन। ठीक है, मीडिया क्या है, मीडियम, ये प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू भेजा जा रहा है, जैसे फेस टू फेस, रिटन फॉर्म में, फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। डिकोडिंग क्या है, जब रिसीवर उस मैसेज को जो आप भेज रहे हैं उसको डिकोड कर लेता है, ठीक है, अपने समझने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोड। रिसीवर क्या होता है, जिसके पास मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। और फीडबैक क्या होता है, ये वो सारे एक्शंस इंक्लूड करता है रिसीवर की, जो ये इंडिकेट करता है कि जो रिसीवर है वो मैसेज समझ गया है जो सेंडर भेजना चाह रहा है। और नॉइज़ क्या होगा, हिंड्रेंसेस हो गए, ऑब्स्ट्रक्शंस होगा। अब ये क्या क्या होगा, जैसे जो आप मे बी पुअर टेलीफोनिक कनेक्शन हो गया, ठीक है, जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो आप सही से नहीं समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, या बाहर से बहुत शोर आ रहा है, जो आप जेस्चर्स दे रहे हैं वो आपके जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं उससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके सारे नॉइज़ हो गए। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो पहला क्या आ जाएगा, इट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे, अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब जब वो मे बी ओरल या रिटन फॉर्म में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट ही तो करता है कि मुझे इतना रॉ मटेरियल्स चाहिए, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो क्या है, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन के थ्रू कोऑर्डिनेशन बैठता है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। जब कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ठीक है, और मैसेज का जो फ्लो है वो सही से टाइमली पहुंच जाएगा, ठीक है, एक्यूरेटली पहुंच जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, स्मूथ वर्किंग हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो एक नीडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, वो किसके थ्रू आती है, कम्युनिकेशन के थ्रू आती है। अब रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ने अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी मार्केट में नहीं आ रही है, ठीक है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को नहीं दी, तो इससे क्या होगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पाएगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, हैंस जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है, कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी है मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। कैसे, जो एक मैनेजमेंट होता है जब वो अपने गोल्स और टारगेट्स को कम्युनिकेट करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस इश्यूज़ करता है, एलोकेट करता है जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है, सबऑर्डिनेट की जज करता है, ठीक है, तो इन सब में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शो करता है, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, ठीक है, तो मैनेजर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएगा, हैंस उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाएगी। नेक्स्ट है प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ स्ट्राइक्स हो रही हैं या कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो कैसे सेटल होंगे जब तक दोनों जो पार्टीज़ हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी, है ना, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस के लिए। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। एक लीडर, जैसे कि मैं आपको उसमें भी बता चुकी थी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर में, कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, क्या वो कन्वे करना चाह रहा है, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, तो हर चीज़ उसकी ही कम्युनिकेशन पर डिपेंड होती थी, तो इसलिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव लीडरशिप को इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट है बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन, ठीक है। अब आप किसी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, अंटिल एंड अनलेस आप उसको अवार्ड नहीं देंगे, मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा और उसका मोरल बूस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या चाहता है, ये चीज़ एक गुड कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे और उसका जो टैलेंट है वो टॉप लेवल तक लेकर जा पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आप एक जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनको बूस्ट, उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से ये भी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक चेन के थ्रू फॉलो होता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न के थ्रू फॉलो होता है। ऐसा नहीं होता है कोई भी किसी से भी बात कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ वेल डिफाइंड होती है, हर चीज़ प्लान मैनर में होती है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये जनरली रिकॉर्ड होता है किसमें, और ऑफिस की फाइल्स में, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो होता है। अपवर्ड से मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, और डाउनवर्ड से मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक जो फ्लो होता है, ठीक है। अब
जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो ये पैटर्न्स कौन से हैं? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें पहला आ जाता है सिंगल चेन, मतलब जो एक सुपीरियर है, जैसे सिंगल चेन में या 5 डॉट्स देख रहे हैं तो ABCDE मार्क कर लीजिए। तो ए को अगर कम्युनिकेट करना होगा वो किससे कम्युनिकेट करेगा? B से। B को करना होगा वो C से करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो एक चेन फॉलो हो रही है। ऐसी C को अगर कम्युनिकेट करना होगा तो पहले वो B से करेगा, ना कि वो डायरेक्ट A से कर लेगा। तो आप देखिए सिस्टमेटिक चेन फॉलो हो रही है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। नेक्स्ट है व्हील। व्हील में क्या होता है कि जो भी है सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक सुपीरियर के अंडर होते हैं और उसी एक सुपीरियर से उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, प्लस ये लोग आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है? कम्युनिकेशन जो एक साइकिल में मूव होता है, मतलब एक जो पर्सन है, एक जो एम्प्लॉई है, वो अपने एडजॉइनिंग 2 पर्सन से ही कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, बाकी के लोगों से नहीं कर सकता। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। इसमें क्या होता है? जो पर्सन है वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है फ्रीली, ठीक है। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो फास्ट होती है क्योंकि मैं किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ इसमें। इन्वर्टेड वी में क्या होता है? जो सबॉर्डिनेट है वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से ही कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे ये नीचे के 2 एम्प्लॉयज़ है वो अपने इमीडिएट सुपीरियर जो बीच में मिड पॉइंट है उसी से ही कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, या फिर जो सबसे टॉप है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना, इमीडिएट सुपीरियर, उनके जो सुपीरियर हैं सिर्फ उन्हीं से ही वो कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे HR वाले हैं तो वो HR डिपार्टमेंट के ही सुपीरियर से कर सकते हैं, वो मार्केटिंग के सुपीरियर से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो एक सोशल ग्रुप में या एक फ्रेंड सर्कल में टेक प्लेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे चिट चैट हो गई, गॉसिपिंग हो गई, र्यूमर्स हो गए, ठीक है, ये सब कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे हैं, ठीक है, कैंटीन में बैठ के चिट चैट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही ग्रेप वाइन आता है। ग्रेप वाइन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है वो जिग-जैग मैनर में जा रही है, ठीक है, कोई भी एक जो प्लान पाथ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा ग्रेप वाइन नेटवर्क। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये नेटवर्क किसके हैं? ग्रेप वाइन नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें पहला क्या है? सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। इसमें क्या है? हर जो बंदा है या एम्प्लॉई है वो कम्युनिकेट कर रहा है फ्रॉम ईच अदर इनटू अ सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस में हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गॉसिप ग्रुप। इसमें क्या होता है? जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किस पर बेस्ड है? नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे, मतलब कोई भी सेलेक्ट नहीं है कि कौन किससे बात करेगा, कोई भी किसी से भी रेंडमली कोई भी किसी से भी नॉन सेलेक्टिव बेसिस पर बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसमें क्या होता है? जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिकेट करते हैं, रेंडमली करते हैं विद अदर इंडिविजुअल, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास कोई बैठा है मैं उसी से बात करूँ, मैंने रेंडमली किसी से भी बात कर ली, तो वो क्या है? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क आ जाता है। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है? जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिकेट करते हैं उन्हीं लोगों से जिनके ऊपर उनका ट्रस्ट है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें टीम चलता है। जैसे कि मेरी 4 लोगों की टीम है तो मैं सिर्फ उन 4 लोगों से बात करूँ, मैं बाकी के लोगों से बात नहीं करूँ। तो ये मोस्ट कॉमन नेटवर्क होता है क्लस्टर नेटवर्क, जहाँ पर जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो अपने टीम मेम्बर से ही, अपने क्लस्टर के ही लोगों से या जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं उन्हीं से ही हम बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, इसका लास्ट टॉपिक, वो है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब हिंड्रेंसेस या फिर हम ये कह सकते हैं रुकावटें, कि जब मैसेज फ्लो होता है तो कौन कौन से ऐसे बैरियर्स आते हैं कि सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है वो रिसीवर तक एक्यूरेटली या टाइमली नहीं पहुंच पाता है। अब जो सबसे पहले आता है वो है हमारा सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स जो होते हैं वो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड या जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड, सेंटेंसेस से रिलेटेड होते हैं, प्लस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो सेंडर सेंड करना चाहता है वो मे बी जो रिसीवर वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो हमारे किस में आते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं। जैसे पहले इसमें क्या क्या आ गया? बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब जो सेंडर मैसेज एक्सप्रेस करना चाहता है वो अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब वो समझा ही नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से अपने रिसीवर को कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मे बी वो वोकैबुलरी ऐसी यूज़ कर रहा है जो रिसीवर के ऊपर से निकल रही है, या वो रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, या कहीं कहीं जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो ओमिट कर दे रहा है, ठीक है, वो एस्केप कर दे रहा है। नेक्स्ट है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे अगर एक मैनेजर पूछता है हैव फूड, ठीक है, और आपके सामने प्लेट रखी है, तो उसका मतलब ये भी हो जाता है हैव फूड कि आपने खाना खा लिया, एक मतलब हो गया उसका कि खा लो, ठीक है। तो उससे क्या है? एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्लियर करना चाहिए एक सेंडर को जब वो एक रिसीवर को मैसेज सेंड करे। नेक्स्ट है
फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी ट्रांसलेशंस का मतलब होता है कि मतलब आईक्यू लेवल के हिसाब से जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करे रिसीवर तक, ठीक है। प्लस अगर आप कुछ इंग्लिश में बता रहे हैं और आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हिंदी में के भी हैं और उसमें वर्कर्स भी हैं, तो ज़रूरी है कि आप उस इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करें, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो वो वर्कर समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस का मतलब हो जाता है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, उसके बहुत सारे अजम्पशंस निकल जाते हैं। मे बी आप वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस कर दे रहे हैं। आपके लिए तो वो कंप्लीट है, लेकिन जो रिसीवर है उसके लिए इनकम्प्लीट है। जैसे कि अब आपने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गेस्ट, ऑफ आवर गेस्ट, ठीक है। अब उस गेस्ट का क्या चीज़ आपको मतलब ध्यान देना है, उसके खाने का ध्यान देना है, उसके अकोमोडेशन का ध्यान देना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का। आपने ये सब कुछ नहीं बताया, आपने बस एक सेंटेंस बोल दिया जो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन को क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। अब आप आईटी सेक्टर से, आप आईटी की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो मुझे वो टेक्निकल आईटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी, तो ये क्या है, टेक्निकल जार्गन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपके फेस पर एग्रेशन है, ठीक है, या आप सॉफ्टली आपकी जो वॉइस है वो हार्ड है, लेकिन आपके जो बॉडी मूवमेंट है, जेस्चर है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। मतलब जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे मैच नहीं होती है। तो उसमें भी क्या होता है, जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या रिएक्ट करे, ठीक है। अब जो सेकंड आ जाता है वो है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड। मतलब जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, या तो वो उस समय प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट भी है तो मे बी आपके रिलेशन अपने सुपीरियर या सबॉर्डिनेट के साथ इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। तो ये इमोशनल फैक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मे बी आप किसी टेंशन में हो तो आप जो मैसेज हैं वो सही से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंडर जो आते हैं जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, मतलब आप सेंडर ने आपको मैसेज भेजा नहीं, उससे पहले ही आप इवैल्यूएट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर कि आपको जो बॉस है वो एम्प्लॉय ए को ही अप्रिशिएट करेगा, तो वो उसने बोला नहीं है अभी तक सेवल बट, लेकिन आपने पहले ही इवैल्यूएट कर लिया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लिया कि वो ए एम्प्लॉय को ही अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। किसी टेंशन की वजह से, किसी वरी की वजह से, या कि आपका कभी कभी मूड अच्छा नहीं होता है, तो जो सेंडर मैसेज भेजना चाहता है, रिसीव करना मतलब जो सेंडर मैसेज आपको डिले करना चाहता है, या जो सेंडर डिलीवर करना चाहता है, तो आप उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन जनरली ओरल कम्युनिकेशन होता है, मतलब जब इन्फॉर्मेशन टॉप से लोअर तक जाती है तो बीच में बहुत सारे ऐसे लेवल्स आते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ से बात आप तक पहुंचती है कि कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, टूट जाती है, और आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन की वजह थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही आ पाती है, ठीक है। और पुअर रिटेंशन की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो जिनकी ब्रेन कैप्चरिंग पावर इतनी नहीं होती, और वो मैसेज जो उनके पास आता है वो भूल जाते हैं, ठीक है, रिटेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, सेंडर और रिसीवर, उन लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ इशू होता है, जिस वजह से जो एक है रिसीवर जो है वो सेंडर की बात पर ट्रस्ट नहीं करता है और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसी से रिलेटेड जो बैरियर्स आते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। इनकी वजह से आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, या आप अच्छे से, अगर लीडर्स की बात करें तो वो लीड नहीं कर पाते हैं, आपका एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाता है। तो वो कौन कौन से होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में भी जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो आपको सपोर्ट नहीं करती, जैसे विमेंस के लिए हो गई, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी विमेन प्रोटेक्शन के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है, तो उस केस में क्या है, जो विमेंस हैं वो उनके लिए यहाँ पर एक तरीके की प्रॉब्लम है। अगर वो कुछ भी कम्युनिकेट करती हैं टॉप लेवल तक तो उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो उससे क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाती हैं और मे बी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं वो
अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या वो इम्प्लिसिट हो, मतलब एक तरीके की नॉन सपोर्टिव है, जहाँ जिसकी वजह से फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर रिजिड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस जैसे सुपीरियर का जो स्टेटस होता है वो एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना देता है बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड द सुपीरियर, ठीक है। अब इसी स्टेटस की वजह से जो कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं वो मे बी टॉप लेवल या मैनेजर्स के साथ अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके जो वो मे बी नए आइडियाज़ हैं उनके साथ नहीं आ पाते, इनिशिएटिव नहीं ले पाते। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत सारे मैनेजर लेवल्स हैं, तो उसकी वजह से क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो कभी कभी डिले भी हो जाती है और डिस्टॉर्ट भी हो जाती है और फिल्टर्ड भी हो जाती है, ठीक है, जो एक प्रॉब्लम का केस है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ जैसे कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हो गए हमारी, फ्रीक्वेंट मीटिंग, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग, ठीक है, ये कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से स्मूथ फ्लो नहीं होता है कम्युनिकेशन का और लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट बैरियर, लास्ट बैरियर जो हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है पर्सनल बिहेवियर। पर्सनल बिहेवियर का मतलब वो फैक्टर्स जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होते हैं, ठीक है, और उन दोनों के रिलेशनशिप को मे बी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन का फ़्लो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। जैसे पहला हमारा आ गया फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक सुपीरियर परसीव कर रहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की वजह से उसकी अथॉरिटी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन वो उसके अपने सुपीरियर के साथ नहीं करेगा, अपने टॉप सुपीरियर के साथ नहीं करेगा, उसे लगेगा कि उसकी अथॉरिटी में भी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, तो कॉन्फिडेंस नहीं उनको नहीं लगता कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है या इस वर्क को अचीव कर पाएगा, ठीक है, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर है ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कभी कभी कुछ सबऑर्डिनेट हेजिटेट करते हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं या सुपीरियर उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अनविलिंग होते हैं किस लिए, कम्युनिकेट करने के लिए सुपीरियर से। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। कभी कभी उनको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, सबऑर्डिनेट्स डीमोटिवेट होते हैं और वो कोई भी इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इस बैरियर्स को हटाने के लिए या कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने के लिए हम कौन कौन से वेज कर सकते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने से पहले, कोई भी मैसेज देने से पहले आप अपने माइंड में एक आइडिया क्लियर कर लीजिए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है और उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज ले लीजिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। आपके किसके सामने आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप आईटी के कैंडिडेट्स को ही दें, ठीक है, ना कि मार्केटिंग के कैंडिडेट्स को दें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन एज पर द रिसीवर होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक बार अपने टॉप लीडर से, अपने सुपीरियर से या आपके जो टीममेट्स हैं उनसे आप कम्युनिकेट कर लीजिए, ताकि एक टीम वर्क बना रहे, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। जो आप जिस लैंग्वेज में डिलीवर कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके रिसीवर इंग्लिश जानते हैं अच्छे से, हिंदी जानते हैं, उसी लैंग्वेज में आप कन्वे करिए, और जो टोन है वो आप नॉर्मल पिच रखिए। नेक्स्ट है कन्वे थिंग्स टू हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। इसमें क्या आ जाता है, जब आप मैसेज को कन्वे करें अदर लोगों को, तो बेटर ये है कि आप वही इन्फॉर्मेशन उनको कन्वे करें जो उनके इंटरेस्ट की हो, ठीक है, और जो उनकी नीड को जो रिसीवर जो है वो उसकी नीड हो वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वही मैसेज आप उनको डिलीवर करें उनके इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। आप जब कम्युनिकेट कर दिया आपने उनको कुछ, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए। कैसे ले सकते हैं, बाय आस्किंग दी क्वेश्चंस, जो आपने मैसेज कन्वे करा है कि आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। जिस भी टास्क के बारे में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमेशा ध्यान में रखिए और अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ को और जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उसको भी आप दिमाग में रखिए और उनके साथ कम्युनिकेट करिए। नेक्स्ट है फॉलो अप कम्युनिकेशन। तो रेगुलर
रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए किस चीज़ का, जो आप इंस्ट्रक्शंस अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हैं। इससे क्या है, जो भी अगर कुछ भी डेविएशंस आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी अ गुड लिसनर। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करें, बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब आप अपने साथ साथ जिनको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनकी भी सुनिए। मे बी उनको कोई प्रॉब्लम हो, मे बी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो दोनों तरीके तरफ से होनी चाहिए। और आपको भी पेशेंस से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको सुनना चाहिए। तो ये थे आप कैसे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन दी मोटिवेशन। आई होप आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।